नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। यह प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एजुकेशन हब बाई अमन सर और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वनस्पति मरुस्थल में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी वनस्पति मरुस्थल में नहीं पाई जाती है? आपके ऑप्शन है झाड़ियाँ, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है कीकर और चौथा है आपका चीड़। चौथा है आपका चीड़। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन चीड़ जो है वह मरुस्थलीय वनस्पति नहीं है, बाकी अन्य के सभी आपके यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? पहला है तड़ित, दूसरा है बांध, तीसरा है भूकंप और चौथा है भूस्खलन। तो यहाँ पे हम तड़ित की बात करें, जो आसमानी बिजली चमकती है वो तड़ित है, तो कहीं ना कहीं वह प्राकृतिक रूप से चमकती है। दूसरा है बांध, हम जो विभिन्न सारे नदियों पर बांध बनाते हैं वह प्राकृतिक नहीं होता, वह मानवों के द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा है भूकंप, तो भूकंप आपका मानवीय भी होता है और प्राकृतिक आपदा भी होता है। और चौथा है भूस्खलन, तो ये भी आपका मानवीय और प्राकृतिक दोनों होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हम देखते हैं कि बांधों के टूटने से जो आपदा आती है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होती है, क्योंकि बांध जो बनाते हैं वो मैन मेड होता है और इसलिए यह प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप के कारणों पर विचार कीजिए। पहला है, भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के रगड़ खाने से आते हैं। बिल्कुल आपका सही है कि भूकंप जो आते हैं पृथ्वी की प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, तो आपका भूकंप आता है। दूसरा है, भूकंप उल्कापिंड के गिरने से आता है। हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी से यदि कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर गिरे तो उससे भी भूकंप आ सकते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा है, भूकंप ज्वालामुखी के फटने से आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी वाले इलाके होते हैं वहाँ पर यदि भूकंप ज्वालामुखी फटते हैं तो उन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के कंपन करना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पे भूकंप आते हैं। चौथा है, भूकंप भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से आते हैं। तो हम देखते हैं यदि कि भूमि के अंदर कोई नाभिकीय विस्फोट होता है तो उसके अंतर्गत भी भूकंप आते हैं। तो देखते हैं चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पूछा है उपरोक्त कारणों में से कौन सा एक कारण सत्य है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चौथा वाला ऑप्शन, कि जिसमें चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन आपके सत्य हैं। अगला आपका, रिएक्टर स्केल पर कितने अंक होते हैं? रिएक्टर स्केल पे कितने अंक होते हैं? पहला है 0 से 9, दूसरा है 1 से 12, तीसरा है 5 से 10 और चौथा है 0 से 20। तो यहाँ पे रिएक्टर स्केल जो है आपका सीस्म, मतलब यहाँ पे आता है भूकंप मापी यंत्र। भूकंप मापी यंत्र को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। और भूकंप संबंधी अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी, भूकंप संबंधी अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है सिस्मोग्राफ पे जो अंक होते हैं वह 0 से लेके 9 के बीच में होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं, जिसको हम लोग रिएक्टर स्केल का पैमाना कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिएक्टर स्केल पे कितने अंक लिखे होते हैं, तो 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें और धूल के कणों से प्रदूषण होता है। बिल्कुल सत्य है। उसके द्वारा जो एरोसॉल, ये विभिन्न सारी गैसें निकलती हैं उनके कारण धूल कण, ये प्रदूषण होता है। दूसरा कहता है कि सभी ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। जैसा कि आपने पता है ज्वालामुखी कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा फटता रहता है, जिसको हमेशा सक्रिय होता है। दूसरा होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत भारत का आता है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में एक पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप, जो भारत के अंडमान निकोबार में है। दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी में आता है कि यह एक बार विस्फोट हो चुके हैं, अब पता नहीं, मतलब इसमें विस्फोट होने की संभावना है लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। तो इसमें आता है आपका विसुवियस, इटली का विसुवियस जो है वह सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका आता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी की वह ज्वालामुखी जिसमें अब विस्फोट होने की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो गई होती हैं, अब उसमें विस्फोट नहीं होता। जैसे कि
किलिमंजारो, यह एक मृत ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन गलत होता है कि सभी ज्वालामुखी हमेशा फटते हैं, नहीं, यहाँ पे सभी ज्वालामुखी हमेशा नहीं फटते हैं। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऑस्ट्रेलिया मतलब ऐसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वह महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और अगला कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बी वाला असत्य आता है, तो सही ऑप्शन आपका क्या होता है, बी। आपका अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के समय क्या करना चाहिए। चक्रवात के समय क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि चक्रवात के समय सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा, पीने के पानी को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिजली के गिरे हुए तारों को नहीं छूना चाहिए, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि चक्रवात के समय क्या करना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, घनघोर वर्षा के समय आसमान में एक विशाल स्तर का विद्युत चिनगारी दिखाई देता है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है तड़ित, दूसरा उल्का पिंड, तीसरा सप्तर्षि और चौथा है टर्नेडो। तो हम यहाँ पे बताए थे कि जो बरसात के समय में बादल आपस में टकराते हैं और जिससे एक विशाल विद्युत चिनगारी दिखती है, उसे हम तड़ित कहते हैं। और इसी से बचने के लिए हम देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे मंजिलों पे, ऊंचे ऊंचे भवनों पे तड़ित चालक लगाए जाते हैं कि उस आसमानी बिजली से बचने के लिए, तो उसे हम तड़ित कहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है, जो विभिन्न सारे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो हमारे आसमान मतलब हमारे ब्रह्मांड में कंटिन्यू गति कर रहे हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। सप्तर्षि एक तारामंडल है और टर्नेडो भी तारामंडल है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए होगा, तड़ित कहते हैं उसे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के कितने भाग पर वन होने चाहिए। ऑप्शन ए है 20, बी है 25, सी है 33 और डी है 40%। तो यहाँ पे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पे 33% वन होना आवश्यक है। यहाँ पे 33.33 देता है, लेकिन यहाँ पे 33 ही दिया हुआ है, तो अगर 33.33 भी दे तो वो भी आपका सही है, या 33 केवल दे तो वो भी आपका सही है कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल के बच्चे एक गांव में गए और गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आजकल वहां पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, परंतु पहले ऐसा नहीं था जब गांव के आसपास घने वन थे। ध्वनि प्रदूषण के बढ़ने का कारण है आपका पहला ऑप्शन है नए सड़कों का निर्माण, दूसरा है यातायात के साधनों में वृद्धि, तीसरा है वनों की कटाई और चौथा है पौधों का निर्माण। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण होता है आपका वनों की कटाई। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वह ध्वनि के अवशोषक होते हैं। यदि आप एक सुनसान रोड से गुजर रहे हैं और उसी समय आप एक घने बगीचे से गुजरते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको घने बगीचे में शांति की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो हरे पौधे होते हैं वह ध्वनि के अवशोषक होते हैं। और इसी में आपका क्वेश्चन पूछा था ग्रीन मफलर्स किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं जो सड़कों के किनारे किनारे हरे हरे पौधे की जो पट्टियाँ लगाई जाती हैं, तो यह क्या करते हैं कि वाहनों के द्वारा उत्सर्जित ध्वनि को अवशोषित करते हैं। तो इन्हीं पट्टियों को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर्स के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में आपने सुना होगा कि भारत में साइलेंट वैली कहाँ पे। तो साइलेंट वैली कोई ऐसी घाटी नहीं है, केरल का जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन के कारण, केरल में जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन के कारण सदाबहार वन के आसपास का इलाका पूरा शांत रहता है। और इन्हीं सदाबहार वनों को हम कहते हैं साइलेंट वैली। तो ये कई सारे प्रूफ्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे ध्वनि के अवशोषक होते हैं और ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। इसी में आपका ग्रीन मफलर्स भी आता है और साइलेंट वैली भी आता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि वनों की कटाई के कारण ध्वनि का प्रदूषण स्तर बढ़ा है। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है, इस वन के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यह वन है। पहला आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है भूमध्य सागरी वन और चौथा है शंकुधारी वन। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सदाबहार वन आ गया है। तो यहाँ पे सदाबहार वन उसे कहते हैं ऐसे पौधे जिनके अपने पत्तियों गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये हमेशा पत्तियाँ गिराते रहते हैं और हमेशा इस पर नए पत्ते आते रहते हैं, जिसके कारण ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये इस स्टेटमेंट में नहीं आता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है कि यहाँ पे शुष्क मौसम आने पे क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इन्हें चाहिए होती है और जिसके कारण वो अपनी पत्तियों गिरा देते हैं, जिससे उनके भीतर जो जल का स्तर बना रहता है और वह गर्मी में सूखते नहीं हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भूमध्य सागरीय वन की बात करें तो यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के क्षेत्र में पाए जाने वाला वन है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और शीत ऋतु में हल्की बारिश होती है। यहाँ पे क्या होता है? शीत ऋतु में हल्की बारिश होती है। और शंकुधारी वन, इन्हीं शंकुधारी वनों को हम क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। इन्हीं शंकुधारी वनों को टैगा वन कहते हैं और यह मुख्यतः आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वृक्ष कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शंकुधारी या टैगा वन के नाम से जानते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा बी, पर्णपाती वन, कि यह शुष्क मौसम में अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न हो जिसके कारण उनके पास पानी स्टोर रहे, इसलिए वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वन के वृक्षों का उपयोग अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में होता है? पैकिंग के लिए बक्से बनाने में होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार वन, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चौथा है शंकुधारी वन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डी, शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों का उपयोग अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के लिए बॉक्स बनाने में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय वन का विनाश रोकने के लिए नहीं है? पहला है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, दूसरा है कृषि अनुपयुक्त भूमि पर वन लगाना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना और चौथा है आपका खनिज खनन के लिए कड़े कानून बनाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपाय वन विनाश के रोकने के लिए नहीं है? तो सही ऑप्शन आपका होगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। इससे कोई संबंध नहीं मिलता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बढ़ावा देने का। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में पारित किया गया था। दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ये आपका पहला तो सही है कि भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक विशेष प्रजातियों के लिए नहीं होता है, यहाँ पे हर एक प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, तो ये गलत आता है। अगला आता है, कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो बिल्कुल सही है, कैबुल लामजाओ आपके मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर का कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगला है आपका कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव, पेड़ पौधे और जंतु संसाधनों के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो हम देखते हैं कि पहला, उसके बाद आपका तीसरा और चौथा सही होता है और आपका दूसरा असत्य है। तो यहाँ पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा वाला कथन असत्य। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आता है कि दूसरा वाला कथन असत्य है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, बनेर घाट राष्ट्रीय पार्क तितलियों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? बनेर घाट किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो जो तितलियों के लिए राष्ट्रीय पार्क बनेर घाट बनाया गया वह आपके कर्नाटक राज्य में है। तो सही ऑप्शन आपका होता है डी, कर्नाटक। अगला है, सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्रेन, जिसको हम लोग सारस कहते हैं, साइबेरियन क्रेन जिसको सारस कहते हैं, भारत में मेहमान बनकर आते हैं और राजस्थान के एक पक्षी विहार में रुकते हैं। यह पक्षी विहार है, आपके ऑप्शन है चंद्रप्रभा, दूसरा है घाना, तीसरा है डॉक्टर सलीम अली और चौथा है गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो साइबेरियन क्रेन आते हैं वह घाना में आते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। घाना में आते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। और अगला की यदि ये बात करें तो पक्षी विहार, तो सलीम अली पक्षी विहार जो है वह गोवा में है, लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते तो वह जम्मू कश्मीर में। इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग कि सलीम अली पक्षी उद्यान की बात करते तो वह गोवा में है और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते तो वह आपका
जम्मू कश्मीर में है। और चंद्रप्रभा आपके उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा आपके उत्तर प्रदेश में है। और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध जो है वह गया बिहार में। ये पश्चिम बिहार है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे इनको आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के विद्यार्थी अपनी शिक्षिका अमरजीत कौर के साथ किसी स्थल के भ्रमण से लौटे हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने देखा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने अपने ड्राइंग बुक में बाघ को सफ़ेद रंगों में बनाया। कक्षा 5 के विद्यार्थी भ्रमण के लिए कहाँ गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है गिर, दूसरा है खांग चांगदेंजेंजा, और तीसरा है रणथंभौर, और चौथा है बांधवगढ़। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सफ़ेद टाइगर पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा या जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं। और दूसरा आता है मध्य प्रदेश में स्थित है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर भी सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपके सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। तो सही ऑप्शन आपका होगा डी। यदि यहीं पे बांधवगढ़ न देकर सुंदरवन देता तो सुंदरवन भी सही होता है, क्योंकि सुंदरवन में भी आपके सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। यह किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? यह किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है भौंकने वाला हिरण, दूसरा है उड़ने वाली गिलहरी, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है वह भौंकने वाला हिरण और उड़ने वाली गिलहरी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1973, बी है 1975, सी है 1992, और डी है आपका 1996। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रेड पांडा की शुरुआत हुई थी 1996 में, 1996 में। यदि अन्य डेट की बात करें तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, टाइगर की। 1975 की बात करें तो इसमें है प्रोजेक्ट एलिगेटर, मतलब कि घड़ियाल, प्रोजेक्ट घड़ियाल की शुरुआत हुई थी 1975 में। और 1992 की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट गजमते, यहाँ पे नाम दिया गया था गजमते, हाथी को नाम दिया गया था, प्रोजेक्ट गजमते की शुरुआत हुई थी। और 1996 में रेड पांडा। तो इसको रिवाइज कर सकते हैं कि 1973 में बाघ परियोजना, 1975 में घड़ियाल परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना, और 1996 में रेड पांडा परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट गजमते संबंधित है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1992 में, 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए आपका प्रोजेक्ट गजमते परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे हाथियों से यह संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है हाथी को, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका WWF, दूसरा है UNDP, तीसरा है IUCN, और चौथा है WHO। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड डाटा बुक जो है वह IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जन नेचर के द्वारा जारी होता है। और इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। यदि अन्य की बात करें तो WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1961 को, 25 सितंबर 1961 को। और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। UNDP की बात करें तो इसका पूरा नाम आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में आता है। और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965 को। और WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, इसका मुख्यालय है जेनेवा। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल
1948 को। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगला अध्याय, आपका अगला वीडियो 48 घंटों के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।